नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो स्पोर्ट्स कैफे। हम आपको यहाँ पे खेल की वैसी कहानियाँ सुनाते हैं जो स्कोर बोर्ड से आगे जाती है, कभी अनसुनी, कभी भूली हुई और कभी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दादा यानी कि सौरव गांगुली और कोच ग्रेग चैपल के बीच वाली लड़ाई का किस्सा। भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा मैदान पर नहीं लड़ी जाती। असली जंग कई बार ड्रेसिंग रूम की चार दीवारों के बीच होती है, जहां न कैमरे होते हैं, न माइक होती है और न ही कमेंट्री होती है। 2005 का दौर भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ सौरव गांगुली, वो कप्तान जिसने टीम इंडिया को नई पहचान दी। दूसरी तरफ थे ग्रेग चैपल, ऑस्ट्रेलिया का महान बल्लेबाज जिसे भारत ने एक मास्टर कोच समझकर अपनी सिर पर बिठा लिया था। कुछ ही महीनों में ये जोड़ी ऐसी टकराई कि पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। ये कहानी सिर्फ एक विवाद की नहीं है, ये सत्ता बनाम इज्जत, अहंकार बनाम नेतृत्व और कप्तान बनाम कोच की उन फीलिंग्स की कहानी है जो आमतौर पर बाहर नहीं आ पाती। साल 1999-2000 के बाद मैच फिक्सिंग कांड को लेकर भारतीय क्रिकेट में उथल पुथल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, फैंस का भरोसा टूट चुका था, कई बड़े नामों पर उंगलियां उठ चुकी थी और ड्रेसिंग रूम का माहौल शक और डर से भर चुका था। ऐसे माहौल में बोर्ड ने कप्तानी की कमान दी सौरव गांगुली के हाथ में, जो नवंबर 2000 में टीम इंडिया के कप्तान बने। दादा ने आते ही सबसे पहले टीम की बॉडी लैंग्वेज चेंज की। स्लो, डरे सहमे भारत की जगह एक आक्रामक और छाती ठोककर खेलने वाली टीम दिखने लगी। उन्होंने नए लड़कों पर दांव लगाया। नैरोबी में आईसीसी नॉकआउट 2000 यानी कि 2000 में जो नॉकआउट आईसीसी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें दुनिया ने पहली बार यंग युवराज सिंह को देखा। जहीर खान की गेंदें विदेशी बल्लेबाजों की पसलियों को निशाना बनाने लगी। वीरू, हरभजन, कैफ और बाद में धोनी, ये सब सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस नई सोच के सिंबल थे जिन्हें गांगुली कह रहे थे, अगर तुम लड़कर खेलोगे तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया सिर्फ घर में शेर की तरह नहीं रही। पाकिस्तान को हराना काफ़ी आसान हो गया, यानी कि एक आम बात सा हो गया था। 2001 में ऑस्ट्रेलिया से कोलकाता टेस्ट जीता और इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें अब उतनी डरावनी नहीं रही थी। ईडन गार्डन्स से उठकर पूरी दुनिया पर एक नाम छा गया था, दादा का, जिसे इंडियन क्रिकेट का प्रिंस ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। साल 2005 तक जॉन राइट का कोचिंग टेन्योर अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका था। वो 2000 से लेकर 2005 तक टीम इंडिया के कोच रहे। भारत ने उनके साथ मिलकर कई अच्छे साल देखे थे, जैसे कि 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल। लेकिन बोर्ड को लगा कि अब टीम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कोई बड़ा नाम चाहिए। ऐसे में सामने आया नाम ग्रेग चैपल का, जिन्हें जुलाई 2005 में कोच बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए 7110 टेस्ट रन बनाने वाले ये राइट हैंड के बैटर टेक्निक, फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म का एक फुल पैकेज माने जाते थे। सोचा गया कि गांगुली की आक्रामक कप्तानी और चैपल का क्रिकेट वाला माइंड मिल जाएगा तो टीम इंडिया लगभग अजय हो जाएगी। कागज़ पर प्लान एकदम परफेक्ट था। शुरुआती दिन भी काफ़ी अच्छे रहे थे। गांगुली प्रेस में चैपल की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं चैपल कह रहे थे गांगुली भारतीय क्रिकेट के सबसे अच्छे कप्तानों में से एक है। बाहर से सब कुछ सेट लग रहा था, लेकिन असली चीज़ें तो अंदर ही अंदर हो रही थी। सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। एक तरफ दादा का इमोशन, रिलेशनशिप और बैकिंग वाला मॉडल था, दूसरी तरफ ग्रेग चैपल का कोल्ड और रूथलेस प्रोफेशनल अप्रोच था। कहानी का टर्निंग पॉइंट बना अगस्त-सितंबर 2005 का जिम्बाब्वे दौरा। गांगुली की बैटिंग फॉर्म उस समय बहुत टॉप पर नहीं थी, यानी कि वो बस ठीक ठाक रन बना पा रहे थे। काफ़ी समय से टेस्ट में शतक भी नहीं आया था, ऊपर से कप्तानी का प्रेशर अलग से था। ऐसे में चैपल ने सोचा कि यही सही समय है पुराने गार्ड को हटाकर नई टीम खड़ी की जाए। नेट्स और टीम मीटिंग्स के बीच एक दिन वो फेमस बातचीत हुई। चैपल ने गांगुली से कहा, कप्तानी छोड़ दो, सिर्फ अपनी बैटिंग पर ध्यान दो। उनके दिमाग में शायद युवराज और कैफ जैसे नए लीडर घूम रहे थे। साथ ही एक और नाम था, राहुल द्रविड़ का। दादा को ये बात सीधे दिल पर लग गई। जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो टेस्ट में गांगुली ने शतक भी ठोका, लेकिन अंदर ही अंदर बात बिगड़ चुकी थी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर कहा कि उन पर कप्तानी से हटने का दबाव बनाया गया। अब आते हैं सितंबर 2005। फिर अचानक एक खबर आई कि ग्रेग चैपल ने बीसीसीआई को एक लंबा ईमेल लिखा है, जो 22 सितंबर के आसपास भेजा गया। ये ईमेल गोपनीय था,
लेकिन कुछ ही घंटों में इसके कुछ हिस्से मीडिया तक पहुंच गए। पूरे देश को लगा कि जैसे किसी ने ड्रेसिंग रूम में हिडन कैमरा लगा दिया हो। ईमेल में चैपल ने मोटे तौर पर ये बातें लिखी कि गांगुली कप्तानी के लिए मेंटली एंड फिजिकली अनफिट है। उनका नेगेटिव एटीट्यूड 2007 वर्ल्ड कप की तैयारी को नुकसान पहुंचाएगा। वो कप्तानी बचाने के लिए टीम को डिवाइड कर रहे हैं और उन्होंने टीममेट्स का ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट खो दिया है। ये सिर्फ एक कोच का टेक्निकल रिव्यू नहीं था, ये सीधे सीधे सत्ता बदलने की चिट्ठी थी। भारतीय क्रिकेट में इससे पहले किसी विदेशी कोच ने इस अंदाज में बोर्ड को अपने ही कप्तान के खिलाफ ऐसा कोई लेटर नहीं भेजा था। अब खिलाड़ी दो हिस्सों में बंटने लगे। एक खेमे को लगा कि दादा ने हमें बनाया है, हम उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। दूसरे को लगा कि चैपल शायद गलत नहीं कह रहे हैं, यानी कि वो सहमत थे कि गांगुली को कप्तानी से हटाया जाए। ड्रेसिंग रूम जो पहले तक बाहर से एक यूनिट दिखता था, वो अब अंदर से दरारों से भर चुका था। ईमेल लीक, मीडिया का प्रेशर, बोर्ड की मीटिंग्स, इन सब के बाद नवंबर 2005 में पहले तो कप्तानी बदली गई। राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाया गया और गांगुली को फिर ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जो कप्तान कुछ साल पहले तक दुनिया की टॉप टीमों से भिड़कर टीम इंडिया को सिर ऊंचा रखने की आदत सिखा रहा था, वो अचानक ही टीम के प्लान से बाहर हो चुका था। टीम का रिजल्ट भी इस उथल पुथल को रिफ्लेक्ट करने लगा। टीम लगातार हारने लगी और कॉन्फिडेंस गिरने लगा। कई खिलाड़ियों ने बाद में इंटरव्यू में माना कि उस समय टीम में अंदर से एक अजीब सा डर बना हुआ था। और फिर आया वो दिन नवंबर 2005 का, जब ईडन गार्डन्स के बाहर ग्रेग चैपल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। काले झंडे दिखाए गए, गो बैक चैपल और वी वांट दादा जैसे नारे, ये सब मिलकर साफ साफ मैसेज दे रहे थे कि गांगुली के साथ गलत किया गया। किसी भी कोच से सबसे बड़ी उम्मीद ये होती है कि वो टीम को एकजुट रखे। ग्रेग चैपल के दौर में इसका एकदम उल्टा हुआ। कई खिलाड़ियों की बाद की स्टेटमेंट बताती है कि टीम के अंदर डर और असुरक्षा का माहौल था। 2007 वर्ल्ड कप में इसका सबसे बड़ा नतीजा देखने को भी मिला, जब टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 8 में गए। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद अप्रैल 2007 में ग्रेग चैपल का अध्याय भी खत्म हो गया। कहानी अगर यहीं खत्म हो जाती तो शायद ये बस एक दुख भरी गाथा होती, लेकिन दादा का नाम ही दादा क्यों पड़ा? क्योंकि वो वैसी ही पर्सनैलिटी लेके आते थे। 2006-07 में साउथ अफ्रीका दौरे पर जोहान्सबर्ग के पहले टेस्ट मैच में गांगुली की वापसी हुई और पहली पारी में उन्होंने नाबाद 51 रन बनाए, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारत ने इस मुकाबले में 123 रनों से जीत दर्ज की। इसके बाद कुछ और सीरीज में उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्हें हटाने का फैसला सिर्फ फॉर्म का मसला नहीं था, बल्कि इसमें पॉलिटिक्स का भी काफ़ी रोल था। ग्रेग चैपल टीम को बांट कर चले गए और गांगुली ने 2008 में रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन ये विवाद भारतीय क्रिकेट के लिए एक सबक बनकर रह गया। टीम के भीतर की राजनीति अगर ड्रेसिंग रूम की 4 दीवारों में ही निपट ना जाए तो बाहर आकर पूरे क्रिकेट जगत को हिला सकता है। कप्तान और कोच का रिश्ता भरोसे का होता है। ये दौर खत्म होने के बाद MS धोनी नई लीडर के तौर पर उभरे। अब अगर इंडियन क्रिकेट के पॉलिटिक्स की बात करें तो सौरव गांगुली उसके पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने पावर गेम को अच्छी तरीके से समझ लिया। जिस चैपल को कुछ लोग हीरो और गांगुली को उस समय विलन समझ रहे थे, उन्हें भी सच्चाई पता लग गई। अब आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।